हेलो डियर स्टूडेंट्स हम पोल साइंस कर रहे थे। और पोल साइंस में जो हमारी सेकंड बुक है हमने पहले वो की थी क्योंकि वो भारत से जुड़ी हुई थी। तो उसके 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमने नियोजित विकास की राजनीति को किया था। आज हमारी जो फर्स्ट बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस बुक का 4th चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर शीत युद्ध के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। तो हमें पहले शीत युद्ध के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट बुक है उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं आज, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर चैप्टर पढ़ने से पहले हम शीत युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, शीत युद्ध क्या होता है? जब दो देश या फिर देश जो हैं बाकी जिनके और भी बाकी जो देश हों, वो युद्ध करने के लिए अपने सारे हथियार तैयार कर लेते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, बट उनके बीच में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। मतलब हथियार वो तैयार तो कर लेते हैं लेकिन हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ बातों का युद्ध होता है। तो उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। जैसे आपने कई बार गांव के अंदर देखा होगा, जब किसी दो परिवारों में या मोहल्ले में झगड़े हो जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को कुछ कुछ कहते रहते हैं। जो उनके घर पे जो डंडे वगैरह होते हैं वो भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को हिट नहीं करते, मारते नहीं हैं। तो वो क्या कहलाएगा? शीत युद्ध कहलाएगा। तो आज हम इसी शीत युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है? इस चैप्टर में तो ये बताया गया हमें कि शीत युद्ध जो है वो क्या है, कब कैसे शुरू हुआ, किन किन के बीच में ये शुरू हुआ, और शीत युद्ध से कौन कौन से जो देश हैं वो फेमस हुए। तो यहाँ दिखाया हुआ है एक ये और एक ये दो जो फिगर हैं, उसमें क्या है दोनों पिक्चर्स में? ऊपर आपको अमेरिका का झंडा दिखाई दे रहा है, नीचे आपको जो हमारा सोवियत संघ है, मतलब आज का जो रूस है, पहले रूस का नाम सोवियत संघ या यूएसएसआर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गण हुआ करते थे जो बाद में अलग हो गए थे। तो उसका नाम क्या था? यूएसएसआर या सोवियत संघ था। तो यहाँ आप इस झंडे से पहचान सकते हैं कि वहाँ साम्यवादी सरकार हुआ करती थी, और ये अमेरिका का जो चित्र है वो है। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर के अंदर देखते हैं कि कैसे युद्ध, शीत युद्ध स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ क्यूबा का मिसाइल संकट दिया हुआ है। अब क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? पहले तो आप ये जान लें कि दो देश आपस में शीत युद्ध कर रहे थे। एक तो रूस, जो आज का रूस है, मतलब यूएसएसआर जो है, और एक अमेरिका। तो जो अमेरिका के पास एक आइलैंड कंट्री है क्यूबा, छोटा सा द्वीप है क्यूबा। तो इस क्यूबा के ऊपर जो यूएसएसआर है वो क्या करता है, मैं वैसे आपको इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ। वो क्या करता है, क्यूबा पर मिसाइल परीक्षण करता है। और वो मिसाइल परीक्षण इसलिए करता है क्योंकि वो इस बात से डरा हुआ होता है कि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया क्यूबा के ऊपर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए वो पहले इस चीज़ के बचाव के लिए अपना परीक्षण करता है। और अमेरिका जो है उसको सोवियत संघ की इस नीति के बारे में काफ़ी दिनों तक पता भी नहीं चलता है। लगभग 3 हफ्ते के बाद ही इस चीज़ का उनको पता चलता है। अब जो सोवियत संघ के नेता जो हैं निकिता क्रुश्चेव, ये क्यूबा को क्यूबा को रूस का क्या बना देते हैं? सैनिक अड्डा बना देते हैं, वहाँ परीक्षण करते हैं। और 1962 में जो क्रुश्चेव हैं उन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो ये परमाणु मिसाइलें जो हैं अमेरिका की सीमा पर अब हमला करने के लिए और भी नज़दीक हो गई थी। और ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि अमेरिका और इन दोनों के बीच में अगर युद्ध हो तो मतलब परमाणु बम्बों का यूज करके या परमाणु मिसाइलों का यूज करके युद्ध को शांत किया जा सके, मतलब उनसे जीता जा सके। जो क्यूबा है उसमें सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात किए गए थे, उसकी खबर उसको लगी नहीं थी। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, जॉन एफ कैनेडी, और उनके सलाहकार कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि सबको पता था अगर युद्ध हुआ
तो परमाणु बम दोनों ने तैयार कर रखे हैं और परमाणु युद्ध हो जाएगा। और अगर परमाणु युद्ध हो गया तो दोनों देशों के लिए तबाही आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों देश से युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन तैयारी पूरी करके बैठे हुए थे। फिर जो क्रुश्चेव है, उन्होंने क्यूबा से जो मिसाइलें थी, परमाणु हथियार थे, उनको हटाया क्योंकि इनको बोला गया था। तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। मतलब अमेरिका ने भी अपनी रणनीति बना ली थी कि क्यूबा की तरफ जो रूस के जहाज़ आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले में जो गंभीरता थी उसको चेतावनी देना चाहता था। और इस स्थिति में क्या हुआ कि युद्ध, सबको लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा क्योंकि पूरी तैयारी कर चुके थे। और इसी को क्या कहा गया है, इसी को क्यूबा का मिसाइल संकट कहा गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। इस संघर्ष में आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये डर था कि जिस तरीके से रूस आगे बढ़ रहा है और उसको रोकने की, मतलब उसको रोका जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो डेफिनेट युद्ध होगा ही होगा और युद्ध का बहुत ज़्यादा विनाश भी होगा। लेकिन युद्ध हुआ नहीं। दोनों देशों को पता था ना कि अगर युद्ध हुआ तो कोई आम युद्ध नहीं होगा, इसलिए इसको टालना चाहते थे। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। सबको ये लग रहा था कि इस बार तो युद्ध होगा ही, तो चरम बिंदु था ये। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा उनके साथी देशों के बीच में प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। शीत युद्ध क्यूबा मिसाइल संकट के खत्म होने के बाद भी शीत युद्ध जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। ये तनाव उनके बीच में चलता ही रहा। बट कभी भी शीत युद्ध ने एक रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं लिया था। अगर बहुत सारे इलाकों की बात करें तो दोनों जो महाशक्तियाँ थी, दोनों महाशक्तियाँ कौन, एक तो अमेरिका जो बहुत पावरफुल था और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो वो भी बहुत पावरफुल था। तो ये क्या करते हैं, उनके साथी देश जो हैं इस युद्धों में संलग्न रहे हैं, मिले हुए थे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। अगर क्यूबा का मिसाइल संकट है वो और भी गहरा रूप ले लेता, मतलब वहाँ पर जो है यूएसएसआर पूरी कोशिशें करता या फिर अमेरिका है मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से ही देता, तो युद्ध हो जाता। बट ऐसा हुआ नहीं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। ये सीधी सी बात है भाई, बिल्कुल आसान सी बात है कि शीत युद्ध में सिर्फ ये नहीं था कि हमने हथियार इकट्ठा कर लिए, उस देश ने हथियार इकट्ठा कर लिए और युद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा और भी कुछ था। जैसे कि विचारधारा की अगर हम बात करें तो दोनों देशों में अलग अलग विचारधारा थी। यूएसएसआर में तो साम्यवादी विचारधारा थी और समाजवादी थी, और अगर बात करें अमेरिका की तो वहाँ पूंजीवादी विचारधारा थी। तो इस तरीके से दोनों ही देश अलग अलग सिद्धांत को मान रहे थे। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और पूर्वी का कौन था, सोवियत संघ था। मतलब दो पार्ट में बटा हुआ था। जैसे कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड का इधर वाला हिस्सा है ये अमेरिका है और इधर एशिया में रूस है। तो रूस पूर्व में पड़ता है और ये पश्चिम में पड़ता है। तो पश्चिम वाले एरिया के ऊपर किसका प्रभुत्व था, अमेरिका का, और पूर्व वाले के ऊपर किसका था, यूएसएसआर का था। तो इसके अंदर हम शीत युद्ध को डिटेल में पढ़ रहे हैं और इसको ध्यान से सुनना इस वीडियो को, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे बहुत सारे चैप्टर में इस चैप्टर को मतलब रेफरेंस के रूप में यूज़ किया गया है। तो हम यही बात पढ़ रहे थे कि दोनों क्षेत्र में जो है अलग अलग क्षेत्रों का राज हुआ करता, अलग अलग देशों का राज हुआ करता था। और ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अमेरिका में पूंजीवाद था और वहाँ समाजवाद था या साम्यवाद था। अब हम पढ़ते हैं कि शीत युद्ध है क्या। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि शीत युद्ध है क्या।
दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो ये 1939 से 45 तक चला था। और ये जो युद्ध है दो खेमों के बीच में हुआ था, दो गुटों के बीच में हुआ था। एक तरफ तो थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। ये युद्ध 1945 में ख़त्म हो गया था। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। और ये जो युद्ध हुआ था तो इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्रों में से जापान और जो हमारा जर्मनी है वो हार गए थे। और ये युद्ध जो है बुरे तरीके से देश को बर्बाद कर दिया था। पूरे विश्व के अंदर इसकी झलक देखने को मिली थी, इसका असर देखने को मिला था। तो यूरोप के बाहर भी बहुत सारे इलाकों में ये फैला था, जैसे कि चीन है और बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, और भारत के पूर्वोत्तर के हिस्सों तक भी इसका विस्तार हुआ था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धन हानि हुई थी, मतलब लोगों की भी जान चली गई थी और जो धन है उसकी भी बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। 1914 और 18 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बीच पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, उसके बाद दूसरा शुरू हो गया। तो विश्व के लिए दोनों युद्धों ने बहुत ही भयंकर रूप ले लिया था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध शुरू हो गया था फिर, बट ये तीसरे विश्व युद्ध में नहीं परिवर्तित हुआ। मतलब शीत युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध शुरू तो हो गया, लेकिन शीत युद्ध कभी रक्त रंजित युद्ध में नहीं बदला, मतलब खून खराबा उसके अंदर नहीं हुआ। तो अगस्त 1945 में अमेरिका ने क्या किया, जो हमारे आसपास जो कुछ देश हैं उनमें से जापान में शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों के ऊपर बम गिरा दिए थे। और ये बम गिराने के बाद जो जापान है वो अपने घुटने टेक चुका था। लेकिन ये मानना भी था बाकी देशों का कि अमेरिका ने इस पर बमबारी जो की है वो गलत की है, क्योंकि जापान तो वैसे ही अपने घुटने टेकने वाला था, अपना समर्थन करने वाला था। तो अमेरिका की आलोचना की गई थी इस फैसले के लिए। और जो एशिया और अन्य जगहों पर जो सैन्य ठिकाने थे सोवियत संघ को उनका क्या करना पड़ा था, राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना पड़ा था। सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। दो बम गिराने का क्या मकसद था अमेरिका का, क्योंकि वो यूएसएसआर को दिखाना चाहता था कि मेरे पास पावर कितनी। अगर आपने मिसाइलें यूज़ की, अगर आपने परमाणु बम यूज़ किया तो मतलब अमेरिका है वो क्या कर सकता है, ये चीज़ उसने शो की थी। युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने था युद्ध। जो अमेरिका के समर्थक थे, जो अमेरिका की साइड में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका ने बम गलत नहीं गिराए हैं, ठीक गिराए हैं, क्योंकि युद्ध को ख़त्म करने के लिए, जल्दी से जल्दी युद्ध को ख़त्म करने के लिए ये काम करना ज़रूरी था। परमाणु बम जो है वो गिराना ज़रूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, कैसे भी युद्ध समाप्त हुआ हो, लेकिन इस युद्ध के बाद दो देश महाशक्ति बनकर उभर आए थे, एक यूएसएसआर और दूसरा हमारा जो ये अमेरिका है। ये दोनों महाशक्ति उभर कर आए थे। अब जर्मनी और जापान दोनों हार चुके थे। यूरोप का जो शेष भाग है वो भी बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। ये पिक्चर अगर आप देखोगे तो ये बर्बादी की पिक्चर है। ज़मीन के अंदर कैसे दरारें आ गई हैं, कैसे तहस नहस हो गई हैं, यहाँ की बिल्डिंग वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी दो शक्ति बन गए थे। दोनों आपस में हर चीज़ में होड़ करने लग गए थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे। ये अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का कारण बन गया था। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ काम कर रही थी कि परमाणु बम होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी। ये बात भी सही है कि अगर परमाणु बम का यूज किया जाता तो कोई भी देश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए शीत युद्ध शुरू हुआ, मतलब बातों का युद्ध शुरू हुआ, जिससे परमाणु बम की जो तबाही थी उससे बचा गया।
यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वो एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है, क्योंकि दोनों देशों को पता होता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम है। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर कोई बात हो जाती तो परमाणु बम का प्रयोग दोनों देश करते, और दोनों देश अगर परमाणु बम का प्रयोग करते तो दोनों ही देश तबाह हो जाते। इसलिए शीत युद्ध ही चलता रहा। ये यहाँ पर दिखाया हुआ इन तस्वीरों के बारे में कि कैसे तस्वीरें विध्वंस हो गई थी। दूसरी बात, इसको पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो जीके के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि 2 बम गिराए थे, एक का नाम लिटिल बॉय था और दूसरे का नाम फैटमैन था। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें दी हुई हैं। दूसरी बात, इसमें ये बताया गया कि जो ये बम गिराए गए थे तो 15 से 21 किलो टन क्षमता के ही थे, और आज की अगर हम बात करें तो मतलब इसके बाद की बात करें तो 10 से 15 हज़ार किलो टन के बम बन चुके हैं। तो सोच के देखिए कि नागासाकी और हिरोशिमा को इन छोटे छोटे बमों ने कितने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, और आज जो 10 से 15 हज़ार किलो टन के बम है वो तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज मतलब उस समय शीत युद्ध ही ठीक था। तो कोई भी देश से मोल नहीं लेना चाहता था पंगा किसी के साथ, क्योंकि सबके पास क्या थे, सबके पास मतलब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। और राजनीति फ़ायदा चाहे किसी का भी हो, लेकिन इससे विनाश बहुत ज़्यादा हो जाता, और अगर ये मतलब परमाणु बमों का प्रयोग होता तो देश के अंदर दोनों महाशक्तियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती थी, अगर दोनों देश शीत युद्ध को रक्त रंजित युद्ध में बदल देते। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक का पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के बेस पर अगर बहुत सारे चैप्टर हैं आगे, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो डिटेल से इस वीडियो को देखना। गुड बाय।